राजपूत फिजिक्स। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक लेते हैं। आज हम देखेंगे वीबीटी थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो देखिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की इससे पहले बहुत वीडियो हो चुकी है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या उपसंयोजक यौगिक को समझाने के लिए एक थ्योरी दिया गया था एल पॉलिंग और जे एल स्लेटर के द्वारा, जिसको जो 1931 में दिया गया था, जिसे वीबीटी थ्योरी कहते हैं, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। तो संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से उपसंयोजक बनती है, इसको पूरा समझाया जा सकता है। तो आज हम उसके कुछ पॉइंट्स को, सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीजी बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं। तो इसके आधार पर हम इस वीबीटी थ्योरी के आधार पर हम उपसंयोजक यौगिक के चुंबकीय गुण, प्रकृति और चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाला जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे, इसको हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले वीबीटी थ्योरी को समझ लेते हैं। तो वीबीटी थ्योरी में क्या होता है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, तो इसमें पॉइंट है। तो सबसे पहले हम केंद्रीय धातु आयन या एटम जो है, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु, सेंट्रल मेटल आयन और एटम, ये जो है इनमें अनेक प्रकार के रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं। तो जिसमें रिक्त डी ऑर्बिटल होगी वही उपसंयोजक यौगिक बना सकते हैं। तो और वो ऑर्बिटल खाली भी होने चाहिए। तो रिक्त डी ऑर्बिटल होती है और वो खाली होता है, और खाली होता है तो लिगेंड द्वारा किया गया इलेक्ट्रॉन युग्म को वो एक्सेप्ट करता है, रखता है, ग्रहण करता है। पहला पॉइंट ये दिया है। सेकंड पॉइंट यह है, जो केंद्रीय धातु आयन परमाणु है उसमें उपसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर के तुल्य बराबर हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरित कक्ष होते हैं जो एसपीडी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। तो संकरित कक्ष बनते हैं, लेकिन कितने, जितने समन्वय संख्या है, जितने उपसंयोजन संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, उतना वो बनाते हैं। आगे हम एग्जांपल में समझेंगे। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट जो होता है, प्रत्येक लिगेंड में कम से कम एक अल्फा कक्ष होता है जहां से वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिससे एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, डोनेट कर सकता है। फिर उसमें देखें, केंद्रीय धातु आयन के पास और लिगेंड, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, ये दोनों सिग्मा बंध से बंधे होते हैं। सिग्मा बंध बनता है इन दोनों के बीच में। अगर हम विन्यास में देखेंगे तो सिग्मा बंध बनेगा और इसको उपसंयोजन आबंध कहते हैं। उस बंध को हम उपसंयोजक आबंध कहेंगे या बंध कहेंगे। पांचवा इसमें बोला गया, इसमें जो डी ऑर्बिटल उपयोग होता है वो या तो बाह्यतम कक्ष के पहले वाले कक्ष से लिया जाता है या बाह्यतम कक्ष का लिया जाता है। तो बाह्यतम कक्ष से यानी कक्ष के अंदर वाले भाग से अगर लिया जाए तो उसको कहेंगे आंतरिक कक्ष संकुल, और बाहर से लिया जाए तो बाह्य कक्ष संकुल कहलाएगा, है ना। तो n-1 डी को लिया जाए यानी अंदर वाले कक्ष को लिया जाए तो आंतरिक कक्ष कहेंगे, और बाहर वाले को लिया जाए तो बाह्य कक्ष कहेंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद छठवां जो पॉइंट है, इसमें यदि संकुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अगर अयुग्मित, यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यह बता रहा है कि अगर संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है यानी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे पूरा युग्मित है यानी पूरा पेयर्ड है, तब उसको हम कहेंगे प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक कहलाएगा। क्लियर हो गया। सातवां और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संकुल निर्माण में लिगेंड की प्रकृति बहुत डिपेंड करता है। लिगेंड की प्रकृति के आधार पर ही यह संकुल निर्माण या संकरित कक्ष बनना डिसाइड होता है। तो कैसे देखते हैं, तो प्रबल लिगेंड अगर उपस्थित है, लिगेंड अगर प्रबल लिगेंड अगर उपस्थित है तो प्रबल लिगेंड जो होता है हुन्स के अधिकतम बहुलकता के नियम के विपरीत चलता है।
कैसे? हुंड्स के बहुलकता का नियम क्या होता है कि हुंड्स में अगर कक्ष खाली आपको मिलते जा रहा है तो वहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जाते जाएगा। पेयर कब होगा? जब वहां कक्ष नहीं रहेगा तब पेयर होता है। लेकिन प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन खुद युग्मित हो जाता है। आगे एग्जांपल में हम देखेंगे, ठीक है। तो युग्मित हो जाता है। इसके विपरीत होता है अगर ये प्रबल लिगेंड है तो। अब ये प्रबल लिगेंड और क्या है, तो लिगेंड के प्रकार को हम समझ लेते हैं। इस थ्योरी के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है प्रबल लिगेंड, मध्यम लिगेंड और कमजोर लिगेंड, वीक लिगेंड को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रबल, तो प्रबल लिगेंड क्या होता है? लिगेंड जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डोनेटर है। तो प्रबल लिगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन को स्वतः ही डोनेट कर देता है, एकदम ज्यादा प्रबलता से डोनेट कर देता है, ये गुड डोनेटर है, अच्छा डोनेट करता है, तो हम उसको प्रबल लिगेंड कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर है CO और CN, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। CO CN इनको याद रखना, ये प्रबल लिगेंड है। अगर इसकी उपस्थिति में हुआ तो मान के चलिए d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको युग्मित कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो d ऑर्बिटल में, ये मान लो ये d ऑर्बिटल है, d में 5 कक्ष होता है, d ऑर्बिटल है और सब में एक इलेक्ट्रॉन्स है। लेट देन एग्जांपल कर ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जैसे Cn अप्रोच किया, Cn जैसे आएगा वहां पे, मान लो Cn के साथ बना रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है स्वतः युग्मित हो जाता है। भले इधर s ऑर्बिटल खाली है, d ऑर्बिटल खाली है, सब खाली है, फिर भी इसको क्या करेगा? युग्मित करा देता है। इतने पावर होता है इस लिगेंड में। तो ये क्या करता है? इसको यहाँ पे भेज देगा। भेजने के बाद ये क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएगा, है ना। और ये जगह को खाली करवा लेता है। कौन? ये प्रबल लिगेंड। ये हम आगे देखेंगे। मध्यम लिगेंड क्या है? कभी कभी प्रबल लिगेंड की तरह काम करता है तो कभी एकदम वीक लिगेंड की तरह काम करता है ना। तो मुख्यतः यही 2 लिगेंड है जो ज्यादा करके अप्रोच करता है। अब कमजोर लिगेंड क्या होता है? ऐसे लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कोताही बरतता है ना, बहुत कम स्थिति में डोनेट करता है, अर्थात उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, जबरदस्ती करेंगे तब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये कहना चाह सकते हैं। तो इसके उपस्थिति में अगर मान लो यहीं पे कमजोर लिगेंड आया तो ये युग्मित रहे, अयुग्मित ही रहेगा। इधर जो खाली जगह मिलेगा उसमें जाके वो बैठेगा। ये खाली नहीं करवा सकता, लेकिन ये खाली करवाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो 7 पॉइंट में दिया गया था। अब इससे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो सीजी बोर्ड में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एनसीईआरटी बोर्ड में या कई प्रकार के पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम वीबीटी थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। या देखिए, समझाइए कि NiCl4 तो आयन टेट्रा क्लोरिडो निकिलेट आयन अनुचुंबकीय है, जबकि टेट्रा कार्बोनिल निकिल ये प्रतिचुंबकीय है। यानी ये पैरामैग्नेटिज्म है और ये डाइमैग्नेटिज्म है। जबकि दोनों देखिए, निकिल का क्लोराइड है और निकिल का कार्बोनिल है। अब ये क्यों है इसको समझाना है। तो इसको बताने के लिए हम पूरे थ्योरी को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, स्ट्रक्चर के साथ इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बता देंगे। एक्चुअली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ही पूछा गया है। मतलब ये अनुचुंबकीय है, ये मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये प्रतिचुंबकीय है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यही अपने को बताना है। तो उसके लिए अपने को पहले इसको पूरा समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन जो है वो है Ni, सेंट्रल मेटल एटम है Ni। ठीक है, Ni का परमाणु क्रमांक होता है 28। क्रमांक 28। ठीक है, तो Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम ले लें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आर्गन Ar, उसके बाद है 3d और 4s2 3d, अब 28 में हो गया 18 और ये 10 यानी 8 होगा ये। ठीक है, 3Ar आर्गन का
आर्गन का 18 होता है, 18 10 28 है ना। तो 3d से पहले 4s भरता है, आप जानते होंगे। तो 4s भरता है, 4s को हमने 2 दे दिया, तो बचा हुआ 8 यहाँ पे आ जाएगा और 4p जो है वो खाली रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ओके, क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये मिल गया। अब यहाँ पर ni पर कितना ऑक्सीकरण संख्या है ये हम देखते हैं। तो पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ni पर ऑक्सीकरण संख्या ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम मान लेते हैं यहां पर, चलिए ni पर x है और क्लोरीन पर है -1, लेकिन ये कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, इक्वल टू कितने चार्ज इसका, -2 है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करें। तो x - 4 इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू +2। तो x पर यानी ni पर +2 चार्ज है। तो +2 चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहां लीव कर दें तो ni+2 का इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या मिलेगा, Ar आर्गन 3d8 और 4s0 4p0। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लीव कर दिया, इस प्रकार से मिला। अब इसकी कक्षक को अगर हम देखें, अब ये तो इसका ये हो गया। 3d को देखें तो 3d का कक्षक को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, 3d 4s और 4p, 3d 4s 4p, ठीक है ना। तो देखिए 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड्स के नियम अनुसार से पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अप्रोच करता है। ये हुंड्स के अनुसार से ये 5 हो गया। अब इसमें पेयर होना चालू होगा, 6 7 और ये 8, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल में था वो चला गया। क्लियर हो गया। अब यहां पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे Cl जो अप्रोच करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा तो चूंकि ये d ऑर्बिटल इसमें खाली नहीं है, d ऑर्बिटल खाली नहीं है, क्योंकि Cn क्या है, Cn वीक लिगेंड है, कमजोर लिगेंड है। तो कमजोर लिगेंड है कि ये d ऑर्बिटल को खाली नहीं कर सकता। तो क्या बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा संकरित कक्ष। तो कौन सा संकरण होगा, संकरण हो जाएगा, संकरण होगा sp3 संकरण बनेगा। यानी s के 1 और 3 p के ऑर्बिटल मिलकर sp3 संकरण बनाएंगे और sp3 संकरण बनाकर ये संकरित कक्ष बनेगा। अर्थात इसके आगे हम चलें तो यहाँ पे क्लोरीन बैठ जाएगा और ये बना लेगा ये D3D हो गया। 3D में जैसा था पहले वैसे ही रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में जो 3 sp संकरण बना, sp3 संकरण बना, sp3 संकरण, 4 sp3 संकरण बना। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका आ जाएगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहां पर बैठेंगे। तो क्लोरीन ने 4 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया। तो ये बन गया पूरा NiCl4-2। अब इसकी आकृति कैसे होगी, तो इसकी चूंकि sp3 संकरण है तो sp3 संकरण वर्ग समतली होता है, ठीक है। तो ये इसकी आकृति अगर मान लो पूछ दिया जाए तो वर्ग समतली बताएंगे। अब इसका गुणधर्म देखिए, अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखें, यहां पर देखिए ये युग्मन है, ये युग्मन है, ये सब युग्मित है, लेकिन ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 2 प्राप्त हो रही है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, मतलब ये कौन सा होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे।
अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगर हम इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाले m इक्वल टू होता है √n+2, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू है 2, 2 + 2 दैट इज 4 into 2 8 यानी 2√2 हो जाएगा। इतना bm 2√2 bm बोर मैग्नेटिज्म, ठीक है, इतना इसकी चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा। यानी ये क्या है, सॉरी, अनुचुंबकीय पदार्थ है। आई होप ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। इसकी आकृति वर्ग समतली होगा, यानी वर्ग समतली इस प्रकार से Ni और ये Cl 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 Cl, तो ये इस प्रकार से ऐसे अप्रोच करेगा, वर्ग समतली इसकी आकृति होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए, अब निकिल का अगर हम देखें, हाँ चलिए देखते हैं। अब इनका इस संकुल का हम चेक करते हैं। तो इनका जो चार्ज है 0 है, कार्बोनिल समूह जो है वो उसका चार्ज भी 0 होता है। मतलब निकिल का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या ये 0 होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ के ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, मतलब यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है। लेकिन अगर CO अप्रोच किया, तो CO जैसे अप्रोच करेगा, चूंकि प्रबल लिगेंड है ना, प्रबल लिगेंड है, तो जब ये अप्रोच करेगा तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अंदर प्रवेश करने का अनुमति दे देगा। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने का प्रयास करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे ये आएगा, CO आया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इसमें मूव करा देगा। देखो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इसमें पहुंचा देगा, मतलब ये इस प्रकार से हो जाएंगे। यहाँ देख लीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स था वो पहले ही व्यवस्थित था। अब यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके बाद ये s ऑर्बिटल का और ये p ऑर्बिटल, p तो पहले से पूर्ण खाली था, तो क्या किया, यहाँ से निकाल के इसमें भेज दिया गया है इसको, इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन किसको भेज दिया गया है। तो अब देखो d ऑर्बिटल यहाँ पे संक्रमण कक्ष में भाग नहीं लेंगे। पहले वाले में भी d ऑर्बिटल भाग नहीं लिया था, इसमें भी नहीं लेंगे। तो इसमें भी संक्रमण कक्ष होगा sp3, इसमें भी संकृत कक्ष बनेगा sp3। तो संकृत कक्ष का अगर बताया जाए तो sp3 बताना है। तो sp3 हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 4 जगह जो बचा है वहां पे कार्बोनिल समूह का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म चला जाएगा। मतलब अगर हम देखें NiCO4, इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल तो पूर्णतः भरा आपको पहले से ही था, पहले से ही भरा हुआ है d ऑर्बिटल। अब इधर जो है 4s और 4p, 3d 4s 4p। तो 3d में देखें तो अपने ही इलेक्ट्रॉन को भर के रखा है, निकिल का इलेक्ट्रॉन भर गया है वहां पे। अब जो 4s और 4p है वो कार्बोनिल समूह का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में यहाँ पे जाके बैठेंगे। जैसे ये इस प्रकार से ये पहुंच गया है। अब यहाँ पर युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या है, 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन युग्म का युग्मन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसके चुंबकीय आघूर्ण भी निकाल सकते हो n+2 से। तो यहाँ देखो n की वैल्यू 0 है, 0 + 2 = 0।
तो इसकी चुंबकीय आघूर्ण नहीं रहेगा यानी शून्य है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये NiCl4 ये sp3 संकरण ही है, इसमें भी sp3 संकरण है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, यहाँ पे दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वहां पे प्राप्त होता था, ये वाला रिक्त d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वहां पे थे, लेकिन यहाँ पर रिक्त d ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए प्रतिचुंबकीय और वो अनुचुंबकीय है। ध्यान रखना, लिगेंड को देखकर हम इस प्रकार से स्ट्रक्चर बता सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डालेंगे।